मैं दो भागों में बांट के उसका उत्तर देना चाहूंगा। पहली बात एक आपने बड़ी महत्वपूर्ण और मार्के की कही है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चुनाव जीतकर सत्ता में आता है, पार्टी में आता है, वो परिवार की बैसाखियों का सहारा नहीं लेता, तब तो मुझे लगता है कि शायद इस देश का संविधान भी यही कहता है कि हर व्यक्ति को अपने समान रोजगार का अवसर है। ये इस बात को मानने में बुनियादी तौर पर मुझे कोई बुराई नहीं है। और परिवारवाद का हो सकता है संभवतः कि जो 47 के पहले जिस तरह से भारत में व्यवस्थाएं थी कि कुछ रियासतें ऐसी थी जहां राजा का बेटा राजा होता था, राजा का बेटा राजा होता था, राजकुमार को युवराज बना देते थे, युवराज फिर महाराज बन जाते थे। तो वो तो यकीनन बहुत ही निंदा के लायक था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा संविधान कई मायने में रोजगार के समान अवसर देता है। और आप क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई काबिल है और कोई हम देखते हैं कि किराना व्यापारी का बेटा अगर गद्दी पर बैठने लग जाता है, तो अगर वो काबिल है और धंधे को आगे ले जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि आप जो है हट जाइए वहां से? मतलब कि आप डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनते देखते हैं, जज के बेटे को जज बनते देखते हैं, आर्मी के जनरल के बेटे को जनरल बनते देखते हैं, तो फिर आप कहां-कहां इस पर रोक लगाएंगे? एक बात। लेकिन दूसरी बात जो मैं बात करता हूं वो नैतिकता की है। और प्रधानमंत्री जी का जो इशारा मुझे लगता है संभवतः यही रहा होगा कि ये मंशा या उनकी रही होगी कि शायद ये जो चीज है वो अनुचित है। अब मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, ये बात जरूर आई कि दूसरे दलों में भी है। लेकिन भाई साहब, अगर आपका दल संसार का सबसे बड़ा दल है, आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर शुरुआत अपने घर से होती है। आप पड़ोसी से ये नहीं कह सकते कि जो है पड़ोसी अपना पहले घर सुधारे, फिर बाद में हम अपना घर सुधारेंगे। पहले अपना घर सुधार के मिसाल पेश कीजिए। अभी ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जिक्र आपने किया, एकनाथ शिंदे जी का। उनके बेटे क्या हैं साहब? ये तो अभी ताजा उदाहरण है एकदम। तो आपने सत्ता पाने के लिए, उनके बेटे भी सांसद हैं, उस परिवार को स्वीकार कर लिया। अच्छा, उससे पहले आप देखिए देवेंद्र फडणवीस क्या है, वो भी परिवारवाद का ही एक उदाहरण है। और जब उनको सुबह 4 बजे शपथ दिलाई गई, तो किसके साथ शपथ आपको लेनी मंजूर थी? अजित पवार, जो परिवार उनके भतीजे थे शरद पवार के, तब आपको एतराज नहीं था, तब आपने देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब आप बड़ी पार्टी होती है तो बड़प्पन भी दिखाना पड़ता है, नैतिक मूल्य भी स्थापित करने होते हैं और आपको दूसरे दलों के लिए एक मिसाल भी पेश करनी पड़ती है। एक बात तो ये हुई। मैं एक और आपको एक सच बात बताता हूं। जब कांग्रेस इस देश की बहुत बड़ी पार्टी थी, 1952 के इलेक्शन हो रहे थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, मध्य प्रदेश के रीवा इलाके में, विंध्य के इलाके में वो चुनाव प्रचार के लिए गए, अपने कांग्रेस कैंडिडेट के प्रचार के लिए गए। और वहां जब वो भाषण कर रहे थे, ये बिल्कुल तथ्य वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, जब वो भाषण कर रहे थे तो उस सभा में, चूंकि उन दिनों तो प्रधानमंत्री जैसी सिक्योरिटी होती नहीं थी, हम लोगों ने भी वो दौर देखा है जब प्रधानमंत्री के मंच के आसपास एक बल्लियों का घेरा लगा दिया जाता था और अगर कोई बहुत ही चिल्ला के जोर से बोले तो वो मंच तक आवाज आ जाती थी। तो जब प्रधानमंत्री नेहरू बोल रहे थे तो एक आदमी खड़ा हुआ और बोले, भाई पंडित जी, आप जिस कैंडिडेट का प्रचार के लिए यहां आए हैं और हमसे वोट मांग रहे हैं, वो तो घूस के मामले में जेल जा चुका है या जेल में है, ऐसा कुछ बात उन्होंने कही। तो मंच पर नेहरू जी ने तुरंत अपना भाषण रोका और उन्होंने, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय, उनसे पूछा कि क्या ये जो सामने बैठे सज्जन ने जो बात कही है, ये बात, इस बात में दम है, ये सही कह रहे हैं? और जब उन्होंने उसका इसका उत्तर सकारात्मक पाया, यानी ये उन्होंने पाया कि ये बात बिल्कुल सही है, लोगों के मन में आक्रोश है कि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और आप जिस उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं वो तो घूस लेने के आरोप में जेल जा चुका है या जेल में है। तो उन्होंने देखिए नैतिक रूप से जिम्मेदारी समझी और उसी मंच से, जो भाषण उनका चल रहा था, ये कहा कि बहनों और भाइयों, मैं आया तो था अपने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट मांगने के लिए, उनको समर्थन मांगने के लिए, लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं कि हमसे गलती हुई है, कृपया हमारे प्रत्याशी को वोट न दें। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब बड़ी पार्टी जो होती है उसको आचरण और अपने व्यवहार से, अपने नैतिकता से, अपने मूल्यों से, और भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से, अपने जन्म से चाल चरित्र और चेहरे की बात करती रही है। तो अगर ऐसा है, क्योंकि दूसरी पार्टियां ये दावा आज भी नहीं करती हैं कि वो बहुत ही साफ
और शुचिता वाला पॉलिटिक्स देंगे। आप देखिए समाजवादी पार्टी देख लीजिए, आप एनसीपी देख लीजिए, आप टीएमसी देख लीजिए, आप डीएमके देख लीजिए, वाईएसआर कांग्रेस देख लीजिए, वहां पे भी परिवारवाद है, पिताजी नहीं रहे तो बेटे ने सत्ता संभाल ली। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं हमने देखी हैं कई बार कई जगहों पे। क्षेत्रीय दलों में ना तो आंतरिक लोकतंत्र है और ना ही परिवारवाद से वो मुक्त हो पा रहे हैं। राष्ट्रीय दल तो जो इशारा उनका जहां था वो तो हम समझ ही रहे हैं, उसमें कोई नाम लेने की बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर की बात जो है वो ये है कि अगर आप सत्ता में हैं, आपके ऊपर दुनिया भर की निगाहें हैं और आप लाल किले की प्राचीर से ये अपील कर रहे हैं, तो हम आपकी भावना का आदर करते हैं। लेकिन सबसे पहले कृपया अपना घर ठीक करिए। अपना घर ठीक करेंगे तभी आप कांग्रेस से कह सकते हैं, तभी आप एनसीपी से कह सकते हैं, तभी आप टीएमसी से कह सकते हैं, तभी आप डीएमके और एआईडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस से कह सकते हैं, या बीजू पटनायक की पार्टी नवीन पटनायक से कह सकते हैं। हर कहां नहीं है परिवारवाद। लेकिन अगर किसी ने प्रमाणित किया है, जो मैं बात में दोहराना चाहूंगा, कि जैसे नवीन पटनायक हैं, उनके प्रशासन को लेके, उनके शासन को लेकर के, उनके लगातार चुनाव जीतने को लेकर, अरे भाई परिवारवाद का मुद्दा आप उड़ीसा में क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसीलिए कि नवीन पटनायक ने अपनी एक शासन शैली के साथ वहां पर लगातार लोगों के साथ संवाद किया, उनके लिए काम किया है, जो दूसरी पार्टी नहीं कर पाई। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार की बात आपने कही थी, जो आपने अंत में जो अंतिम जो टिप्पणी थी आपकी, उसमें मेरा कहना यह है कि देखिए अब भ्रष्टाचार तो इस देह में घुन की तरह लग गया है। आज इसी परिवारवाद को एक इंडस्ट्री की तरह हो गया है। आज देखिए कि जब भी विधायक विधानसभा के टिकट मिलते हैं, सांसदों के टिकट मिलते हैं, तो एक ही घर से दो-दो लोग चुनाव लड़ते हैं। एक ए पार्टी से लड़ा है और दूसरा बी पार्टी से लड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उन घरों में मतभेद है। वो प्लान करके लड़ते हैं। वो जानबूझ के लड़ते हैं कि पार्टी कोई भी सत्ता में आए, हमारी दुकानदारी चलती रहे। और वो इसलिए बाकायदा, अब तो पूंजी निवेश होता है। आपने मान लीजिए चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपया खर्च किया, तो जैसे ही आप चुनाव जीतते हैं, आप 5 करोड़ तो वो निकालते हैं, अगले चुनाव के लिए 5 करोड़ 10 करोड़, क्योंकि तब तक तो लागत बढ़ जाएगी चुनाव जीतने की, तब तक आप 10 करोड़ निकालेंगे और उसके बाद ऊपर पार्टी को भी देना है, जिसने टिकट देते समय जो खर्चा किया है वो आपको देना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।